बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ। आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। शाम की सरजमीन पर एक नया महाज खुलने वाला है। तुर्किया की अफवाज पहुंच चुकी है। तुर्किया ने अपनी एयरफोर्स पहुंचा दी है। बहीरे रोम के अंदर अपनी नेवल फोर्सेस तुर्किया की जानिब से इसराइल की तरफ बढ़ाई जा रही है। बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इसराइल की जानिब से उनके वजीर आजम ऑफिस ने एक वीडियो जारी की जिसमें बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि हम तुर्किया को आगे बढ़ने नहीं देंगे और इसीलिए हमने शाम पर हमले करवाए थे। हमला करवाने के बाद नाज़रीन, क्या तुर्किया रुक गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि मिलिट्री की प्रेजेंस को मजीद बढ़ा दिया गया है। यह पॉसिबल एक फ्रंट जो खुलने वाला है शाम की सरजमीन पर, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के तहत क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब भी इसराइल के खिलाफ मैदान में उतरेगा, नहीं उतरेगा? और इसकी नाज़रीन मजीद जितनी भी डायमेंशन है उस पर बात करने के लिए और फिर कुछ मजीद ममालिक भी इस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को जो है वो इसमें आने की बात कर रहे हैं, शमूलियत करना चाहते हैं। ओवरऑल बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। उन तमाम तरह डेवलपमेंट्स पर जो मिडिल ईस्ट के हवाले से हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नौजवान सहाफ़ी हैं हमारे साथ। अक्सर आप देखते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उमैस मुनीर। अस्सलाम वालेकुम उमैस, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जवाद, आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। आपका इंट्रो बहुत ज़बरदस्त था जिसके अंदर आपने ये बता दिया है हमारे देखने वालों के लिए कि शाम के अंदर जो महाज खुलने जा रहा है। हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये जो महाज है ये नागुज़ीर है और ये मुकाबला तारीख लाजमी देखेगी कि तुर्की और इसराइल सामने आएंगे। और अब वो वक्त आ चुका है कि जब ना सिर्फ तुर्की और इसराइल आमने सामने आएंगे, इनकी फौजें ऑलरेडी शाम के अंदर आमने सामने आ चुकी हैं, बल्कि ये जो मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट हुआ था इसका भी एक बहुत ही आप यूं कह लें कि प्रैक्टिकल एक एग्जाम होने वाला है, इम्तिहान होने वाला है। और यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे थे कि अब देखें भाई, जब ये मुआहिदा हुआ तो उसके बाद यमन ने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किए, लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर उस तरह से प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। तो उनको ये समझने की जरूरत है कि भाई, जब यमन सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर रहा था तो यमन भी मुसलमान मुल्क था और सऊदी अरब भी मुसलमान मुल्क था। और ऑन द अदर हैंड उनका कॉन्फ्लिक्ट भी इट हैज बीन हैपनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यस, काफी अरसे इट से वाज अ मतलब। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान ने इन दोनों मुस्लिम ममालिक के दरमियान अपनी जो बैलेंस पॉलिसी है उसको अपनाया है। लेकिन अब जो चीज हम देख रहे हैं वो है इसराइल वर्सेस तुर्किया। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा, इसके अंदर आपको कोई भी हैरान की वाली बात नहीं होनी कोई शक चाहिए। नहीं होना चाहिए इसमें। और दूसरा जवाब जो आपने बात की है शाम के अंदर क्या हो रहा है, शाम के अंदर आपको पता है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर तुर्की का कंट्रोल है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इसराइल का कंट्रोल है, जैसे गोलान हाइट्स। और इसराइल का जैसे सरहदी इलाका जो फलस्तीन है, के ऊपर कब्जा है, वैसे ही शाम के कुछ इलाके के ऊपर भी उनका कब्जा जो है। सरहदी इलाके हैं, जो कि एक बफर जोन था, उन पर उन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी और वहां पर उन्होंने एक्चुअली गोलान हाइट्स, जहां से जो है वो शाम भी बिल्कुल नजर आता है और उसके बाद फिर लबनान भी बिल्कुल सामने जो है वो नजर आते हैं, बिल्कुल क्योंकि ये एक बफर है बिटवीन सीरिया, बिटवीन लेबनान, इसराइल, पैलेस्टाइन एंड लेबनान। लेबनान। तो यस, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। लेकिन आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस कि इजरायली वजीर आजम ऑफिस के ऑफिशियल हैंडल की जानिब से ये स्टेटमेंट देना कि वो हमें तबाह करने की बात कर रहे हैं। सब जानते हैं कि उनके क्या मकासद हैं तुर्किया के, और एक तरीके से ऐलान जंग और उनको अपना डायरेक्ट दुश्मन करार दे दिया है कि ये जिस तरीके से साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं हमारी तरफ, और एक 200 जो माइल्स है उससे भी कम डिस्टेंस रह चुका है, मतलब ये आगे आगे बढ़ रहे हैं हमारी तरफ, तो हम इनके अजाइम जानते हैं, इसीलिए हमने शाम पर हमले किए। तो अब क्या लगता है आपको, कितनी देर है इस वक्त, क्योंकि उन हमलों के बाद मजीद फौजें पहुंचाना शुरू कर दी हैं, कितने मकामात पर आपको इस वक्त लग रहा है कि फौजें पहुंचा दी गई हैं, और क्या ये फौजें जो पहुंचाई गई हैं शाम उनका साथ देगा मुकम्मल तरीके से या फिर नहीं देगा? देखिए जवाब, जहाँ तक आपने बात की है कि इसराइल की जानिब से ये अलल ऐलान कह दिया जाना, तो उसका इसके पीछे जो राज है वो ये है कि दे आर एक्चुअली स्केर्ड ऑफ तुर्किया। और दूसरा एक उनका पॉलिटिकल उसके अंदर कोई मोटिव है। एग्जैक्टली। लेकिन जहां तक बात है शाम के अंदर तुर्किया की प्रेजेंस की, तो आपको यहाँ पर मैं बताता चलूं कि इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 तुर्किया के जो फौजी हैं वो इस वक्त सीरिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और इनके जो मिलिट्री बेसिस हैं वहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ासकर जो बिशारुल असद की हुकूमत गई उसके बाद का जो टेन्योर है उसके अंदर जो तुर्किया है उसने अपनी प्रेजेंस सीरिया के अंदर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाके बढ़ाई है। और यहाँ तक कि अपनी जो आर्टिलरी है वो भी वहाँ पर तैनात कर दी है, कुछ टैंक्स की भी वीडियो टैंक्स सामने भी आ रही वहां थी। पर हैं। और इस वक्त तो जो सीरियन लोग हैं, इवन वो जो तुर्किया है उसको खुशामदीद कह रहे हैं कि भाई आप लोग यहाँ पर आए, फाइनली आकर हमें इन जो भेड़िए हैं इनसे बचाएं, क्योंकि इन्होंने जैसे गजा को एक एक्सपेरिमेंट बना दिया है उसी तरह इन्होंने एक तजर्बा का इसको भी बनाने की कोशिश की है। और देखिएगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक्चुअली
तुर्किया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तुर्किया यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि जो इस वक्त सीरियन जनरल्स हैं, इवन के वो भी जो टर्किश आर्मी है उसके साथ है और उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सीरियन आर्मी है वो तुर्की को सपोर्ट नहीं करेगी या उनको फैसिलिटेट नहीं करेगी? तो यहाँ पर आपको ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि जब तक बात है सीरिया की, तो वो मैदान जंग लाजमी बना हुआ है। एक हिस्सा तुर्की के पास है, एक हिस्सा इसराइल के पास है, लेकिन इसराइल के पास तो बहुत कम हिस्से हैं, 1/10 उनके पास हिस्से। अच्छा, उनको इस बात की भी बड़ी तकलीफ है कि उनको ये जो 1/10 हिस्से जिस पर उन्होंने कब्जा किया है, तो वो इसको चूंकि प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं, सब जानते हैं कि तमाम तर ये इलाके को जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है उनका, उसको प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस की तंजीमों से, तहरीकों से मारपीट करनी पड़ती है, उनको कन्फ्रंट करना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड तुर्किया को बगैर कुछ किए 5% ऑफ द टेरिटरी ऑफ सीरिया वो मिल गई। हम यहाँ पर जंगे लड़ लड़ के मुकाबला कर करके जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन तुर्किया, उन्होंने हमसे 50 गुना ज्यादा जमीन वैसे ही हासिल कर ली, उनको कोई पॉसिबल खतरा भी नहीं है। तो वैसे हासिल करने का क्या मतलब है? क्या मतलब ये पूरे सीरिया को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं? ये तो इन्होंने अपना अगला प्लान बता दिया इसराइल ने। देखें जवाब, बात यह है कि ये तो इनका तरीका वारदात है ना, और एक अब्राहम अकॉर्ड्स नाम की भी एक चीज़ है ना, जिसके अंदर इन्होंने एक ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रखा है और उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये तो बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये सीरिया को अपने कब्जे के अंदर लेंगे और दीगर ममालिक भी लेंगे। अरब के बहुत से जो ममालिक हैं वो तैयार हैं कि भाई अगला हमला इनके ऊपर होना है। तो इसी तनाजुर में तुर्किया को भी इस बात का पता है कि भाई हम ही महफूज नहीं है, तो इन्होंने कभी ना कभी आके एडवेंचर हमारे साथ करना है। लेकिन यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि तुर्किया ईरान नहीं है, तुर्किया मिलिशियास के ऊपर ऑपरेट नहीं करता। तुर्किया की अपनी आर्मी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी है। उनके पास अपने जो आर्म्स बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, उनकी नेवी कितनी तगड़ी है, नेवी के साथ उनकी एयरफोर्स कितनी तगड़ी है। वेपन्स बनाने की अगर बात की जाए तो तुर्किया पूरी दुनिया के अंदर वाहिद ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसने ऐसे वेपन्स बनाए जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया, पूरी दुनिया को ICBM तक वो बना चुके हैं। और इन्होंने अभी जो ईरान के ड्रोन्स हैं उनको सही से टैकल नहीं करना सीखा। तो ये तुर्किया के जो ड्रोन्स बहुत अरसा दराज से उस पर काम कर रहे हैं, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि ईरान के ड्रोन्स सैंक्शंस के अंडर जो है वो बने हैं, लेकिन तुर्किया ने पूरी तैयारी के साथ अपनी ड्रोन जो इंडस्ट्री है उसको खड़ा किया है। ना सिर्फ खुद खड़े हुए हैं बल्कि पूरी दुनिया को वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। इवन पाकिस्तान उनसे अपने बहुत सी जो आर्म मैन्युफैक्चरिंग है वो करवाता भी है और उनसे हम लोग बाय भी करते हैं। तो यहाँ पर इसराइल के लिए एक बहुत ज़्यादा टफ टाइम होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो तुर्किया है उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये बता चुके हैं। यही मैं पूछने लगा था कि तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर का भी बड़ा हार्ड रिस्पांस है। तो उन्होंने कहा था कि बस हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, हमारी जो एक सब्र की हद थी वो अब तोड़ चुके हैं, ये हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और जो इनके पीछे चलाने वाले हैं, जिनके पीछे इनके हाथ हैं, तो उनको अपने हाथ इनको रोकने के लिए इस्तेमाल करने होंगे, इनको काबू करने के लिए, क्योंकि अब जो है वो पानी सर से गुजर चुका है। जी जवाद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उन्होंने ये बात बता दी है कि दिस इजंट अ जोक एनीमोर। और आप तो वजीर खारजा की बात बता रहे हैं ना, उनके वजीर दाखिला का भी अभी एक बयान सामने आया और वो कहते हैं कि भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैं कभी जाके यरूशलेम का भी वजीर दाखिला बनूंगा। मतलब वो इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं कि एक्चुअली कुछ होने जा रहा है और ये मजाक नहीं है। इससे पहले तुर्की के मुतालिक एक इंप्रेशन मौजूद था कि भाई ये सिर्फ बातों के शेर हैं, सिर्फ बयानी हमले करते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ है। फ़ज़ा का माहौल या फ़ज़ा के अंदर जो है वो खून की बदबू आ रही है और लग ये रहा है कि एक और जंग छिड़ेगी और मुमकिन तौर पर जो इसराइल है या नेतन्याहू जो है वो इसका फ़ायदा उठाएगा इस क्योस का और अपने इलेक्शन को कैश करवाने की कोशिश करेगा इसके अंदर से। क्या ये सारा कॉन्फ्लिक्ट आपको ये नहीं लगता कि बिल्कुल एंड टाइम पर खुद ब खुद करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस को डिले करवाने के लिए, या फिर इलेक्शंस में चूंकि इकोनॉमी बेस्ड ही उनकी वॉर पे कर रही है इनकी भी, और फिर अमेरिका की भी वॉर बेस्ड इकोनॉमी है, तो जिस तरीके से ऑपरेट ये कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ उसी मकसद के लिए है? जवाब, देखिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो लगता तो यही है और ये बात हम पहले भी बता चुके थे पिछले जब हम साथ बैठे थे, तो कि ये अब इलेक्शन आएंगे, आप देखिएगा ईरान वाला महाज
इस वक्त जो है वो उस तरह से नहीं चल पा रहा है। वहाँ तो पर एक जो है और महाज मामला खोलेंगे है, ये। वहाँ मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। हम्म। तो अगली तैयारी भी तो करनी है ना। गजा में पहले पीस बोर्ड जो है वो बन के वहाँ का मामला ठंडा हो चुका है। जो भी हुआ वो सही हुआ गलत हुआ अलग बात है, वो अलग बात है कि अभी भी उसकी वायलेशन की जा रही है। वायलेशन हाँ, हुई है, लेकिन वायलेशन उस की जा तरह रही से एक जंग तो नहीं है ना। है। अच्छा, लेकिन ईरान वाला मामला जब ठंडा हुआ तो उसके बाद फिर आप ऑन दी देखेंगे। अदर हैंड तुर्की ने पहला स्टेप जो लिया है, जो इंटरपोल से राब्ता किया और इनके वारंट गिरफ्तारी जारी की है नेतन्याहू के, और कहा कि रेड नोटिस जारी करो। हम्म, तो अगर रेड नोटिस जारी कर दिया इंटरपोल ने, हम्म। फिर तो पूरी दुनिया की पुलिस पर लाजिम व मलजूम हो जाएगा कि वो गिरफ्तार करे। तो मतलब उसको उसी टेरिटरी के अंदर जहां पर वह उसकी सरजमीन को तंग नहीं कर दिया। जवाद इससे पहले भी कुछ ममालिक ये काम कर चुके हैं। हम्म। साउथ अफ्रीका ने ये किया, उसके बाद जोहरान ममदानी अमेरिका में बैठ के ये बात कर चुके हैं कि मैं नेतन्याहू को यहाँ पर नहीं आने दूंगा, क्योंकि दुनिया को ये बात पता चल चुकी है कि ये जो इस वक्त लिबादा औरतें हैं उसके पीछे जो हकीकी चेहरा है इनका वो कितना घिनौना है, उसके ऊपर कितने मासूम लोगों का खून लगा हुआ है। तो दुनिया को पता लग चुका है कि इनकी हकीकत क्या है। और खासकर जब आलमी अदालतें इस तरह के फैसले देती हैं तो ये बात और भी आया हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके ऊपर अभी तक उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सका। अच्छा, एक और मैं आखिर में ये भी डिस्कस करना चाहूंगा, तुर्की नेटो का मेंबर है और बड़ा तगड़ा मेंबर जी है। हाँ। एक नेटो के मुल्क पर हमला तमाम नेटो ममालिक पर हमला तस्वर किया वो जाता जवाब लेट मी लेकिन लेटिफाई यू कि हाँ, वो एक नेटो का मेंबर नहीं है, अब वो दो नेटोस का मेंबर हाँ वो दो आगे नेटोस एक का नेटो यूरोपीय नेटो है और दूसरी नेटो जो है वो इस्लामी नेटो है, इस्लामी नेटो है। जिसके अच्छा, अंदर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की है। अच्छा, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की। तो सेकेंडली शाम के वजीर खारजा पाकिस्तान आते हैं आफ्टर डेकेड्स। जी हाँ। तो ये आपको दौरा लगता है कि इस टाइमिंग के अंदर बड़ा एक इम्पोर्टेंट दौरा था, और उन्होंने फिर रीजन भी दी कि हम मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर शामिल होना चाहते हैं, और इसीलिए उनका ये बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा था। शाम दाखिल होना चाहता है, तुर्किया भी शामिल ऑलरेडी है, वहां पर मिलिट्री फ्रंट भी खुलने की इस वक्त बातें चल रही हैं, मिलिट्री फ्रंट पॉसिबली खुल सकता है। तो क्या समझते हैं कि इसराइल तीन चार अतराफ से ये जो अपने फ्रंट्स खोलने वाला है, ओ, ये कोई खतरनाक साबित नहीं हो सकता उनके लिए बड़ा? जवाब आप एक ये मुल्क उनके ताबूत में आखिरी कील नहीं होगा? देखें, जवाब एक मुल्क आप फिर से स्किप कर गए हैं और वो है इजिप्ट। इजिप्ट एक में तरफ सीरिया है, एक तरफ इजिप्ट भी है जिसके मुतालिक ये खबरें आ लेकिन रही हैं। इजिप्ट ने जिस तरीके से आपने लास्ट टाइम खबर दी थी कि वो उनको कुछ कंसर्न्स की वजह से जी हाँ। अभी तक शामिल नहीं किया गया, और वो जाहिर सी बात है कि एलाइज जिस तरीके से हैं इसराइल के साथ। इसराइल के साथ उनके टाइज हैं, और जिस तरीके से फिर उनके अमेरिका के साथ टाइज हैं, तो इसीलिए फिर उनकी शमूलियत भी मशकूक हो जाती है। जी। लेकिन ये तीन चार फ्रंट्स अगर खुल जाते हैं, तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर? ये तो एक तरह से जो मल्टी फ्रंट वॉर है उसका सामना करना पड़ेगा इसराइल को। और दूसरा ये है कि ये जो इस्लामी नेटो है उसकी कोई पहली जंग होगी और ये इसराइल को पता चलेगा कि एक्चुअली हमारे खिलाफ कोई ममालिक लड़े हैं, कोई फौजें लड़ी हैं। ये कोई मिलिशियाज के साथ हम लोग नहीं लड़े। गजा के अंदर जो जिनके साथ इनकी लड़ाई थी वो लोग ऑर्गेनाइज नहीं थे उस तरह से। वो लोग एक ग्रुप था। यहाँ पर फौजें हैं जो कि मुनज़्ज़म हैं और अपना दिफा करना जानती हैं। इनके ही खिलाफ पहले अपना दिफा कर चुकी हैं। पाकिस्तान ने ही इसराइल के जो जहाज हैं वो गिराए थे माजी में, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इसराइल के जहाज गिरा चुका है। पाकिस्तान ने ही इनके इंजीनियर्स को, इनके ड्रोन्स को मात दी हुई है। इनके दोस्तों को, भारत को सबक सिखाया हुआ है। तो ये सूरत हाल है। इसके बाद अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए कि क्या होगा इनके साथ। तो बहुत शुक्रिया मैस, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू। नाज़रीन, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का पहला इम्तिहान, पहला एग्जाम सर पर आ चुका है। उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, फैसले का वक्त है, फैसले कुन घड़ी इस वक्त आ चुकी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखना यह है कि इस इम्तिहान में पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब कामयाब होते हैं या फिर नहीं होते। एक पॉसिबल मिलिट्री फ्रंट जिसकी बात की जा रही है, उसका आउटकम क्या होगा? आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे और रमेश को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।